जादुई स्कूल के जूते। बहुत समय पहले की बात है। जानवी नाम की एक बहुत गरीब लड़की अपने माता पिता के साथ केशवपुर नामक गांव में रहा करती थी। जानवी के माता पिता मजदूरी करके अपना घर किसी तरह चलाते हैं। जानवी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार होती है, जिसके कारण क्लास की टीचर हमेशा जानवी को प्रोत्साहित करती हैं और क्लास के सभी बच्चों के आगे जानवी की तारीफ भी करती हैं। क्लास में पढ़ाने वाले सभी टीचर्स जानवी से बहुत प्यार करते थे और उसे प्रोत्साहित करते थे, लेकिन क्लास में आने वाली अलका मैडम बहुत ही ज़्यादा खड़ूस और जानवी को नापसंद करती थी और उसकी छोटी छोटी गलतियों पर भी उसको बहुत डांटा करती थी। ऐसे ही एक दिन, सभी बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में स्कूल में आया करो, वरना स्कूल के प्रिंसिपल तुम्हें जिस दिन देखेंगे उस दिन तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। सभी बच्चे अलका मैडम की बातें सुनकर बड़े खुश होते हैं और कहते हैं, हाँ जी मैम, मैंने सुना है प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनने वाले बच्चों को और फुल अटेंडेंस वाले बच्चों को साल के लास्ट में अवार्ड मिलता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन जानवी जैसे बच्चों को ये अवार्ड कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके जूते तो हमेशा फटे पुराने ही रहते हैं। मैडम, घर में पैसा ना होने के कारण मैंने अपनी मम्मी से जूते लाने को नहीं कहा, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं कुछ दिनों बाद नए जूते ले आऊंगी। अलका मैडम और जानवी की बातें सुनकर क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। बच्चों की हंसी सुनकर जानवी अपनी आंखें शर्म से नीचे कर लेती है और वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। एक जोड़ी जूते खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है तो स्कूल में क्यों चली आती हो? जाओ, मुफ्त के स्कूल में पढ़ो, तुम जैसे गरीबों के लिए ही बनी है सरकारी स्कूल। मैडम की इस बात से सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अलका मैम की बात से जानवी बहुत उदास होती है और हर बार की तरह जानवी रोने लगती है और तभी टीचर कहती है, आज तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन जानवी ये बहुत गलत बात है कि तुम्हारे पास एक जोड़ी जूते तक नहीं है और तुम स्कूल भी चप्पलों में आती हो। टीचर की बातें सुनकर जानवी चुपचाप खड़ी रहती है और थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। जानवी बिना जूतों के स्कूल आती है और कई दिनों तक यही चलता रहता है। फिर एक दिन जानवी अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मेरी क्लास की टीचर ने मुझे बहुत डांटा और मुझे बहुत बुरा भला कहा। बेटा, टीचर तो भले के लिए ही डांटती हैं, तुम रो क्यों रही हो इस बात पर? तुम्हें तो टीचर सही बात सिखाने के लिए डांटती है ना? नहीं माँ, आज तो मुझे टीचर ने सही बात सिखाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे पैरों में जूते ना होने के कारण डांटा है और कहा है कि हमारे जैसे गरीबों के लिए मुफ्त के स्कूल खुले हैं और उन्होंने कहा है कि अगर मैं जूते पहनकर नहीं आऊंगी तो मुझे क्लास के बाहर ही खड़ा रखेंगी। अच्छा, इतना सब कुछ कहा तेरी टीचर ने? कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तेरे पापा को कहकर तेरे लिए एक जोड़ी जूते मंगवा दूंगी। जानवी की माँ जानवी के पिता से कहती है, अजी सुनते हो, जानवी की टीचर जानवी को जूते ना पहनकर जाने पर बहुत बुरा भला कहती है। क्यों ना आप कल बाजार से जानवी के लिए एक जोड़ी जूते ले आए? अरे बेटा, टीचर तो ऐसा कहती ही रहती हैं, तुम बस कुछ दिन और चप्पलों में चली जाओ, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं तेरे लिए एक जोड़ी जूते ले आऊंगा। ठीक है पिताजी। जानवी अपने पिता की बात सुनकर कुछ नहीं कहती और अगले दिन स्कूल के लिए निकल जाती है और कुछ दूरी चलने पर जानवी अपनी टीचर की बुरी भली बातों को याद कर रही होती है कि तभी वो चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है और अचानक एक बूढ़ी औरत को देखती है जो लंगड़ा कर चल रही होती है और उसे देखते ही जानवी कहती है, दादी, आपको क्या हुआ? आप ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रही हैं? बेटा, मैं इसी जंगल में बनी एक कुटिया में रहती हूँ, जहाँ कोई ना कोई यहाँ से गुजरता हुआ मुझे खाना दे जाता है और मैं ऐसे ही अपना जीवन जीते आ रही हूँ। लेकिन तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो, वो भी इतनी छोटी होकर? मैं अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन स्कूल में पढ़ाने वाली मैडम मेरी यूनिफॉर्म पूरी ना होने के कारण मुझे बुरा भला कहती हैं और आए दिन मुझे सुनाती रहती हैं, जबकि मेरा काम क्लास के सभी बच्चों से अच्छा होता है और मैं बाकी टीचर के लिए बहुत अच्छी हूँ, लेकिन वो मैडम मुझे हमेशा उल्टा सीधा कहती रहती हैं। इतनी सी बात के लिए तुम इस घने जंगल में क्या करने आई हो? अगर तुम्हारी टीचर तुम्हें डांटती है तो तुम अपने माता पिता को बताओ, लेकिन इस घने जंगल में अगर तुम खो गई तो तुम मिलोगी भी नहीं।
चलिए आप मुझे छोड़िए, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप लंगड़ा कर क्यों चल रही हैं? जंगल से बाहर मैं बाजार में सब्जी लेने जा रही थी और अचानक एक गाड़ी से मेरी टक्कर हो गई और टक्कर होते ही मेरे सीधे पैर पर लग गई, जिस कारण मैं सही से चल नहीं पा रही। आप चिंता मत करो दादी, मैं आपको आपकी कुटिया तक छोड़ देती हूँ और मैं जो लंच अपने लिए लेकर जा रही थी स्कूल में, वो भी मैं आपको खिला दूंगी। इतना कहकर बूढ़ी औरत और जानवी एक साथ बूढ़ी औरत की कुटिया में जाती हैं और वहां जाकर जानवी बूढ़ी औरत के पैर की मालिश करती है और अपना लंच बूढ़ी औरत को खिलाती है। ये सब देख बूढ़ी औरत जानवी से बहुत खुश होती है और उसे आशीर्वाद देती है और कहती है, आज तक मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा बच्चा मैंने पहली बार देखा है जो मेरी इतनी सेवा कर रहा है, वो भी एक इतनी छोटी सी उम्र में। हमेशा जीती रहो बेटी और तुम पढ़ लिख कर खूब नाम रोशन करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बूढ़ी औरत जानवी को आशीर्वाद देती है और थोड़ी देर बाद जानवी अपने घर की ओर चली जाती है। ऐसे ही कई दिनों तक जानवी उस बूढ़ी औरत के लिए खाना लेकर रोज उसकी कुटिया में पहुंच जाती और इस तरह कई दिनों तक वो बूढ़ी औरत की सेवा पानी करती है। और कुछ दिनों बाद बूढ़ी औरत बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो चलने लगती है। अरे वाह बेटा, तूने तो मेरी इतनी सेवा की कि मैं आज चलने लगी। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। बता तुझे क्या चाहिए? आप मेरी दादी जैसी हैं और मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर किसी को मेरी ज़रूरत है तो मैं उसकी ज़रूरत ज़रूर पूरी करूं। और आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करती। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आशीर्वाद दीजिए। जानवी की ये सारी बातें सुनकर बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है और एक परी के रूप में बदल जाती है और उसे एक जादुई स्कूल के जूते गिफ्ट में देती है और कहती है, बेटी ये लो, ये एक जादुई स्कूल के जूते हैं। इन्हें पहनकर तुम जो भी चाहोगी ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। अरे आप तो बूढ़ी औरत थी ना, तो आप परी के रूप में कैसे बदल गई? मैं एक परी हूँ और मेरा ये कर्तव्य है कि जो भी जरूरतमंद मुझे दिखेगा मैं उसकी हर जरूरत को पूरा करूँगी। और तुम इतनी छोटी उम्र में होकर तुमने मेरी इतनी सेवा की, तुम्हारी इस बात से मैं बहुत खुश हुई। लेकिन वो तो मेरा दूसरा रूप था और मैं तुम्हारी खातिरदारी से बहुत खुश हुई, इसलिए ये गिफ्ट तुम रख लो। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की। इतना कहकर जानवी जादुई स्कूल के जूते अपने साथ अपने घर ले जाती है और घर जाकर अपने माता पिता को अपने साथ घटित सारी घटना को बताती है। और फिर जादुई स्कूल के जूतों को पहनकर जानवी कहती है, हे जादुई जूते, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर से गरीबी खत्म हो जाए और मेरे माता पिता और मैं एक अच्छे घर में रहने लगे, जहाँ पर खाने की हर चीज़ हो, पहनने के लिए कपड़े हो और जितनी भी चीज़ें घर में होनी चाहिए वो सब हो। जानवी के इतना कहते ही उसका छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल जाता है और उसमें वो सारी चीजें होती है जो जानवी चाहती थी। ये सब देख जानवी के माता पिता बहुत खुश होते हैं और जानवी खुशी से झूम उठती है और फिर एक एक करके अपनी हर एक इच्छा को पूरी करती है। जादुई जूते, हमें खाने के लिए तरह तरह के पकवान दे दो। जानवी की बात सुनकर जादुई जूते तुरंत तरह तरह के पकवान उनके सामने रख देते हैं और जैसे ही पकवान आते हैं जानवी और उसके माता पिता बड़े मौज के साथ पकवानों को खाने लगते हैं। और इसी तरह जानवी अपने हर इच्छा को जादुई जूते से पूरी करवाती है और खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। इस तरह जानवी की गरीबी खत्म हो जाती है और वो अपने गांव में खूब खुशी के साथ अपने माता पिता को रखती है और जादुई जूते जानवी को पहले से कई ज़्यादा सुंदर और अद्भुत बना देते हैं, जिसके कारण जानवी अब समझदार के साथ साथ एक सुंदर लड़की भी बन जाती है जिसे हर कोई बहुत प्यार करता है। और क्लास में पढ़ाने वाली मैडम भी अब जानवी से प्यार से बात करने लगती है और इस तरह जानवी जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती है। एक बार की बात है, एक गांव में सोनम अपने बुआ फूफा के साथ रहती थी। सोनम के माँ बाप का कुछ वर्षों पहले ही निधन हो चुका था। सोनम की अच्छी परवरिश के लिए
सोनम के फूफा जी सोनम को अपने साथ अपने घर ले आए थे, लेकिन सोनम की बुआ सोनम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वे सोनम से पूरा दिन घर का काम कराती और पूरा दिन ताने दे देकर उसको खूब सताती, और तो और बदले में भरपेट खाना भी नहीं देती थी। सोनम की बुआ संगीता की अपनी एक बेटी थी रानी। एक दिन संगीता और रानी कहीं बाहर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी रानी तरह तरह के डिजाइनर फ्रॉक पहनकर ट्राई कर रही थी। उसी में एक पिंक कलर का बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक था। रानी के पास इतने सारे सुंदर और चमकदार फ्रॉक देखकर सोनम का दिल भी फ्रॉक पहनने का करने लगा। वो रानी से एक पुरानी फ्रॉक मांगती है। रानी, तुम्हारे पास तो कितने अच्छे अच्छे फ्रॉक हैं, मुझे भी एक पुराना फ्रॉक दे दो ना। हाँ, मेरे पास एक से बढ़कर एक ब्रांडेड फ्रॉक है, पर तुझे उससे क्या लेना देना? तू अपनी औकात भूल गई है क्या? तो इस घर की नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं है। जब देखो मुंह उठा के मेरा सामान मांगने चली आती है। चल अब जा यहाँ से, मेरा तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। रानी सोनम को सुना ही रही होती है, तभी वहाँ पर सज धज कर रानी की माँ संगीता भी आ जाती है। क्या हुआ मेरी रानी बेटी, किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? ये सोनम पता नहीं क्यों जब देखो मेरा मूड खराब करने चली आती है। ये मुझसे मेरी महंगी ब्रांडेड वाली फ्रॉक मांग रही थी, पर मैंने इसे अच्छे तरीके से समझा दिया कि तो इस घर के नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं है। क्यों रे कलमुही, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से उसके ब्रांडेड महंगी फ्रॉक मांगने की? घर का एक काम तो तेरे से ढंग से होता नहीं है और फ्रॉक पहनेगी। चल जाकर घर का सफाई कर। देखो तो फर्श कितना गंदा है, लगता है कामचोर झाड़ू लगाने के बाद पोछा नहीं लगाती। पोछा कौन, तेरी मरी हुई माँ आएगी लगाने के लिए? घर साफ हो जाने के बाद सारे बर्तन भी साफ कर लेना, गंदे पड़े हैं। चल अब जा यहाँ से, हम दोनों बाहर पार्टी में जा रहे हैं। कल का बचा हुआ खाना फ्रिज में रखा होगा, वहीं खा लेना। इतना बोलकर दोनों पार्टी में चले जाते हैं। इधर सोनम अपनी बुआ और रानी की खरी खोटी सुनकर बहुत दुखी होती है और वहाँ से चुपचाप जाकर अपने काम में लग जाती है। सोनम अपना सारा काम खत्म करके कल का बचा खाना खाकर अपने कमरे में अपनी माँ की तस्वीर देखकर तेज तेज रोने लगती है और माँ को याद कर कर कहती है, माँ, पिताजी, तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? जब आप दोनों मेरे साथ थे, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। जब आप दोनों मेरे साथ थे, तब मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी होती थी, और अब तो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती, बल्कि मेरे से पूरे दिन काम करवाया जाता है और बदले में ताने भी मिलते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे भी अपने पास बुला लो। अब मुझे इस दुनिया में रहकर कुछ नहीं करना, मुझे आपके पास ही रहना है बस। सोनम ऐसा कहकर रो ही रही होती है कि तभी सोनम को एक आवाज सुनाई देती है, सोनम बेटा। सोनम इधर उधर देखती है, वो आवाज और कहीं से नहीं बल्कि सोनम के माता पिता की तस्वीर से आती है। सोनम की माँ सोनम से कहती है, सोनम मेरी प्यारी बच्ची, तो इस तरह रो मत, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। माँ, आप तस्वीर से बोल रही हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं तेरी माँ हूँ और मैं सब जानती हूँ कि तू कितना दुखी है। मेरी प्यारी बेटी पर संगीता और रानी कितना अत्याचार करती है, लेकिन अब मैं ये सब होते हुए और नहीं देख सकती। मैं तुझे एक ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ जाकर तेरी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसी कौन सी जगह है माँ? आप मुझे कहाँ भेजना चाहती हैं जहाँ मेरी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी? सुनो सोनम बेटा, इस गांव से बहुत दूर एक कुआं है, वहीं उस कुएं के पास जाकर तुम अपनी इच्छा बताना, वो उस काम में तुम्हारी अवश्य मदद करेगा। ये सुनकर सोनम अपने आंसू पोंछकर उस कुएं से मदद मांगने चली जाती है।
वो कुएं के पास खड़ी होकर कुएं से कहती है, हे जादुई कुएं, मुझे भी सुंदर सुंदर फ्रॉक चाहिए ताकि मैं भी रानी की तरह सुंदर दिख सकूं। सोनम के इतना कहते ही जादुई कुएं से सुंदर सुंदर फ्रॉक बाहर आ जाता है, जिन्हें देखकर सोनम बहुत खुश होती है और उस जादुई कुएं को धन्यवाद कहती है। पर सोनम बेटा, यह याद रखना, यह कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, बल्कि यह जादुई फ्रॉक है। इसे पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी और तुम इस फ्रॉक को पहनकर जो भी काम करोगी वह चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह साधारण से दिखने वाली जादुई फ्रॉक केवल ईमानदार एवं जरूरतमंदों पर ही अपना जादू दिखाता है। यह जादुई फ्रॉक गलती से भी किसी लालची लोगों के हाथ में नहीं आना चाहिए, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। ठीक है जादुई कुआं, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। इतना कहकर सोनम सभी जादुई फ्रॉक अपने साथ अपने घर ले आती है और वो जैसे ही फ्रॉक पहनकर देखती है तो वो पहले से भी अधिक सुंदर हो जाती है। तभी बाहर से संगीता और उसकी बेटी रानी घर आ जाती है। सोनम को देखकर वे लोग चौंक जाते हैं कि सोनम के पास इतनी सुंदर फ्रॉक कहां से आई। तभी रानी अपनी माँ से कहती है, माँ, इतनी सुंदर फ्रॉक सोनम के पास कहाँ से आई? मुझे भी ऐसे ही सुंदर सुंदर फ्रॉक चाहिए। सुंदर फ्रॉक सिर्फ मैं ही पहनना चाहती हूँ। सोनम मुझसे सुंदर कैसे लग सकती है माँ? मुझे वही फ्रॉक चाहिए जो सोनम ने पहन रखी है। तभी संगीता सोनम पर चिल्लाते हुए कहती है, इतनी बन-ठन कर तू कहाँ जा रही है? चुपचाप घर पर रह। और क्या तुझे पता नहीं कि कल तेरे फूफा जी शहर से आ रहे हैं, इसलिए पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दे, समझ गई? तभी रानी कहती है, देखो तो माँ, इसने कितनी सुंदर फ्रॉक पहन रखी है। जरूर इसने ये फ्रॉक चुराए हुए पैसों से खरीदी होगी माँ। इससे पूछो कि उसके पास ये फ्रॉक कहाँ से आए। नहीं नहीं रानी, मैं अपनी माँ का बक्सा खोलकर देख रही थी, उसी में ये फ्रॉक मुझे मिली। सोनम बुआ जी से झूठ बोल देती है और घर का काम करने चली जाती है। सोनम ने जादुई फ्रॉक पहन रखी थी, इसलिए उसका काम अपने आप हो जाता है। रानी अपनी माँ संगीता से कहती है, देखिए ना माँ, इसकी माँ के कितनी अच्छी अच्छी फ्रॉक है। मुझे भी चाहिए वो फ्रॉक। कितनी सुंदर फ्रॉक है जो इस नौकरानी ने पहन रखी है। मुझे इस नौकरानी की सारी फ्रॉक चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आपकी बेटी इस नौकरानी से कम सुंदर दिखे। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बेटी, अगर तुझे उस नौकरानी की फ्रॉक चाहिए तो अभी मैं उसे मांग कर ला देती हूँ। मैं अपनी बेटी को इस तरह उदास नहीं देख सकती। उस कलमोही की इतनी औकात नहीं कि वो मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर दिखे। इतना कहकर वो सोनम के पास चली जाती है और कहती है, ओ महारानी, तेरी स्वर्गवासी माँ के सभी फ्रॉक कहाँ रखी है? मुझे दे दे। सोनम अपनी बुआ की बातों को सुनकर घबरा जाती है और याद करती है कि जादुई कुआं ने कहा था कि वो किसी लालची आदमी के हाथ ना पड़े, नहीं तो बहुत बुरा होगा। वो अपनी बुआ का लालच पहचानती थी। सोनम अपनी बुआ को मना कर देती है, बुआ, आप मुझे चाहे कितना भी मार ले, पर मैं वो फ्रॉक आपको नहीं दूंगी, क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये सुनकर संगीता को गुस्सा आ जाता है और वो सोनम की बहुत पिटाई करती है, लेकिन सोनम अपनी बुआ संगीता को वो फ्रॉक नहीं देती, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि अगर फ्रॉक संगीता या रानी के पास पहुंच गई तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रात हो जाने के बाद जब सोनम सो जाती है तो संगीता अपनी बेटी के लिए वो जादुई फ्रॉक चुराने के लिए सोनम के कमरे में चली जाती है। सोनम ने बहुत ही संभाल कर वो फ्रॉक रख रखी थी, लेकिन संगीता बहुत ही लालची औरत थी। वो फ्रॉक ढूंढ लेती है और ले जाकर अपनी बेटी रानी को दे देती है। ले मेरी रानी बेटी, तेरी पसंद की फ्रॉक उस कलमोही ने बड़े ही सावधानी से छुपा कर रखा था। बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाई हूँ। रानी बहुत ही खुशी से वो फ्रॉक पहन लेती है और जैसे ही वो फ्रॉक पहनती है उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। रानी चिल्लाने लगती है,
माँ, इस फ्रॉक को उतारो, मेरे पूरे शरीर पर खुजली हो रही है। मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा। ये कैसी फ्रॉक है जिसकी वजह से मेरे पूरे शरीर में खुजली होने लग रही है। संगीता पूरी कोशिश करती है ये जादुई फ्रॉक उतारने की, परंतु फ्रॉक अब नहीं उतरती। संगीता भागकर सोनम को बुलाती है। ये कैसी फ्रॉक है तेरी माँ की, जिसके कारण मेरी बेटी के पूरे शरीर पर खुजली हो गई और उसका शरीर लाल पड़ गया। बुआ, आपने ये कैसा अनर्थ कर दिया? ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, ये जादुई फ्रॉक है। जादुई फ्रॉक? लेकिन तुम तो बता रही थी कि ये तुम्हारी माँ की है। सोनम अपनी बुआ को सारी हकीकत बता देती है कि किस तरह उसकी स्वर्गवासी माँ ने उसको एक जादुई कुएं के पास भेजा था, जहाँ से वो ये जादुई फ्रॉक लेकर आई थी। संगीता सच्चाई जानने के बाद अपने किए पर बहुत पछताती है और सोनम से कहती है, सोनम मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैंने तेरे साथ कितना गलत व्यवहार किया, लेकिन तू हम माँ बेटी की सच्चाई जानती थी कि हम कितने लालची हैं, इसलिए तू हमें जादुई फ्रॉक नहीं दे रही थी ना। मुझे माफ कर दो। आज से तू मेरी बेटी है। आज से मेरी एक बेटी नहीं बल्कि दो सगी बेटियां हैं। संगीता के इतना कहते ही रानी के शरीर की खुजली मिट जाती है और सोनम जादुई कुएं की जादुई फ्रॉक की वजह से अपनी बुआ के दिल में जगह बना लेती है। अब सोनम बहुत खुशी खुशी अपनी बुआ संगीता और रानी के साथ रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।